आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बारिश की वजह से बेंगलोर का प्लेन आधा घंटे लेट है, इसलिए मालिक के आने में आधा घंटा और लगेगा। सबके चेहरे जैसे उस विलंब सूचना से खिल गए। उसके जाने के थोड़ी देर बाद लुंगी बनियान पहने दूसरा व्यक्ति आया, जिसके कंधे पर मैला सा अंगोछा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा ट्रे था, जिसमें कॉफी के 10-12 गर्मा गर्म प्याले थे। सबको कॉफी मिली। कॉफी पीने के बाद एक युवती हिम्मत करके उठी और मुत्तु कुमरन की बगल में आ बैठी। चंदन की खुशबू से उसकी देह महक रही थी। उसने पूछा, क्या आप भी ट्रुप में सम्मिलित होने के लिए आए हैं? मुत्तु कुमरन उसकी स्वर माधुरी में इतना खो गया था कि प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने पूछा, आपने क्या कहा? उसने हंसते हुए अपना सवाल दोहराया। गोपाल को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तब वो उन दिनों मेरे साथ बायस कंपनी में स्त्री की भूमिका किया करता था। मैं तो बस यूं ही उससे मिलने चला आया। उसने देखा कि हॉल में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ लगा हुआ है। उसे ये भी लगा कि सभी लड़कियां उसके पास बैठी हुई लड़की को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रही हैं। पास बैठी हुई लड़की ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? मुत्तु कुमरन? बड़ा प्यारा नाम है। तो किसी से प्यार हो गया के बदले आप नाम से प्यार हो गया गा सकती हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। होठों में मुस्कान लुका छिपी सी खेलने लगी। मेरा मतलब है, मेरा भी मतलब है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? माधवी। आपका नाम भी तो बड़ा प्यारा है। माधवी के होठों में फिर से वही मुस्कान खेल गई। पोर्टिको में एक कार के बड़ी तेजी से आकर रुकने की आवाज हुई। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज भी आई। वो उससे विदा लेकर अपनी पुरानी जगह पर चली गई। हॉल में असाधारण सी चुप्पी फैल गई। मुत्तु कुमरन को यह समझते देर नहीं लगी कि गोपाल आ गया है। हवाई अड्डे से आने वाले गोपाल को अंदर जाकर हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने में 10 मिनट लग गए। उन 10 मिनटों में हॉल में बैठा हुआ कोई किसी से कुछ नहीं बोला। सबकी आंखें एक ही तरफ लगी हुई थीं। सबने इस बात का ख्याल रखा था कि किस मुद्रा में गोपाल का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। एकदम मौन छाया हुआ था, तो भी हर एक व्यक्ति आने वाले पल के अनुरूप अपने तन मन को बदलने का उपक्रम कर रहा था। क्या बोलें, कैसे हंसें, कैसे हाथ जोड़ें, हर कोई बारीकी से मन ही मन इस बात का भी रिहर्सल कर रहा था। भरे पूरे दरबार में राजा के प्रवेश के इंतजार में जैसी शांति विराजेगी, वो हॉल उसका नमूना पेश कर रहा था। हॉल का ये हाल देखकर मुत्तु कुमरन के मन में ये द्वंद्व मचा कि गोपाल जैसे मित्र से मिलने के लिए क्या मुझे भी ऐसी बनावटी मुद्रा ओढ़नी पड़ेगी? नहीं, मित्र मिलन में ऐसा आदर भाव दर्शाने या उतावली दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले मैं उसका व्यवहार देखूंगा, बाद को उसके मुताबिक अपना तरीका अख्तियार करूंगा। नाट्य कंपनी में काम करते हुए जिन दिनों नाटक नहीं होते थे, दोनों, वो और गोपाल, रात को सिनेमा देखने चले जाते थे। आधी रात के बाद लौटकर एक ही चटाई पर सोते थे। उन पुरानी रातों की याद आते ही मुत्तु कुमरन को ये शंका हुई कि क्या गोपाल अभी भी उतना ही घनिष्ठ, आत्मीय और मिलनसार होगा। पैसा मनुष्य और मनुष्य के बीच स्तरभेद पैदा कर देता है। उसके साथ नाम, यश, रोब दाब आदि मिल जाए तो ये खाई और बढ़ जाती है। ये भेदभाव कुछ को शिखर पर चढ़ाता है और कुछ को गड्ढे में गिरा देता है।
क्या शिखर पर खड़ा व्यक्ति गड्ढे में पड़े लोगों को कहीं बराबरी की दृष्टि से देखेगा? भूकंप में समतल भूमि जैसे ऊंची हो जाती है और ऊंची भूमि नीचे दब जाती है, वैसे ही धन दौलत का भूकंप आने पर कुछ चोटियां उगाती हैं। उन चोटियों की वजह से उनके आसपास की भूमि घाटियों में बदल जाती है। घाटियां बनाई नहीं जाती। चोटियों के बनने पर समतल भूमि भी घाटियों का सा भ्रम पैदा करती है, बस। चोटी और घाटी का स्वरूप चित्रण करते हुए उसका कवित्व संपन्न स्वाभिमानी हृदय ये मानने को हिचका कि गोपाल चोटी पर है और वो घाटी में। धान के खेत में जैसे घास सिर उठाती है, वैसे कवित्व से पूर्ण उर्वर मनुभूमि में गर्व का सिर उठाना स्वाभाविक है। गर्व के दो प्रकार होते हैं, सुरम्य और कुरम्य। कवि हृदय में उत्पन्न होने वाला गर्व सुरम्य होता है। गुलाब की लाली सुरम्य और आंखों को आराम देने वाली होती है। कनेर की लाली तो आंखों में चुभती है। सुकवि का गर्व गुलाब की लाली के समान होता है और कवित्व शून्य का गर्व कनेर पुष्प का सा होता है। मुत्तु कुमरन के हृदय में यही सुरम्य गर्व विराजमान था, इसलिए वो अपने मित्र गोपाल को अपने से भिन्न और अपने से बढ़कर ऊंचाई में रहने वाला मानने को तैयार नहीं था। अपनी बड़ाई को भूलना या घटाना भी उसे स्वीकार नहीं था। वहां का वातावरण यानी वो हॉल, उसका चमकदार संगमरमर का फर्श, उस पर सुंदर कालीन, करीने से लगे सोफे, उन पर सुंदर परियों सी बैठी युवतियां, उनकी बहुरंगी वेशभूषा और शरीर पर लगे इत्र की महक, ये सब मिलकर उसके अंदर सोए हुए सुरम्य गर्व को उजागर करने वाला ही सिद्ध हुआ। कली के अंदर संपुटित सुगंध की भांति ढूंढे जाने पर भी ना मिलने वाली उसकी गर्व माधुरी विद्यमान थी। गोपाल अभी हॉल में नहीं आया था, पर किसी भी क्षण आने की संभावना थी। मुत्तु कुमरन के मन में रह रहकर गोपाल के विषय में पुरानी स्मृतियां लहरा रही थीं। उन दिनों में जब कभी कथानायक की भूमिका निभाने वाला गोपाल अपना पार्ट खेल नहीं पाता था, तब मुत्तु कुमरन वो भूमिका स्वयं करता था। स्त्री के वेश में गोपाल कृत्रिम लज्जा दर्शाते हुए उसके सामने आ खड़ा होता था। उस गोपाल के साथ इस गोपाल की, जिसके आने की राह सारा हॉल चुप बैठा देख रहा था, उसका मन काल्पनिक तुलना करने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों वेश में न होने पर भी वो लजाता सकुचाता ही उसके सामने पेश आता था। ये नहीं, पति परायणा पत्नी की भांति आज्ञा पालन में भी कोई कसर नहीं रखता था। अगर तुम सचमुच औरत होते तो इस मुत्तु कुमार वाद्यार ही से शादी कर सकते थे। नाटक सभा के मालिक नायडू ग्रीन रूम में आकर कभी कभी गोपाल की खिल्ली भी उड़ाते थे। वो स्त्री की भूमिका में सुंदरियों से सुंदर दिखता था। बिना वेश की साधारण हालत में रहते हुए दोनों के बीच ऐसी ही नोकझोंक चलती थी। देवी, क्या आज रात को हम चलचित्र देखने चलें? मुत्तु कुमरन पूछता। नाथ, जैसी आपकी इच्छा, गोपाल उत्तर देता। अरे, उन सारी बातों को सोचने से अब क्या फायदा? ये तो भूखे आदमी का किसी पुरानी दावत की याद करने जैसा हुआ। अंतर्मन ने मुत्तु कुमरन को टोका। किसी अजीब सेंट की महक पहले ही गोपाल के आने की सूचना दे गई और बाद में रेशमी कुर्ता और पाजामा पहने गोपाल आया। उपस्थित सभी लोगों पर उसकी सरसरी नजर पड़ी। युवतियों ने लजाते हुए और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। युवकों ने प्रसन्न वदन होकर हाथ जोड़े। केवल मुत्तु कुमरन ही ऐसा था जो गंभीर मुद्रा में पैर पर पैर धरे बैठा रहा। गोपाल के हाथ जोड़ने के पहले वो उठने या हाथ जोड़ने को तैयार नहीं था। गोपाल की नजर उस पर पड़ी तो उसका चेहरा आश्चर्य से खिल उठा। कौन? मुत्तु कुमार वाद्यार? अरे ये क्या, बिना किसी सूचना के आकर तुमने तो आश्चर्य में डाल दिया। मुत्तु कुमरन की बाछें खिल गई। उसे इस बात की खुशी हुई कि गोपाल के व्यवहार में कहीं कोई फर्क नहीं है। अच्छी तरह तो हो गोपाल, सूरज शक्ल बदल गई, मोटे भी हो गए हो। अब तुम स्त्री की भूमिका करोगे तो औरत जात की बड़ी फजीयत होगी। आते ना आते आपने ताना मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या कहूं? अभिनेता सम्राट? छोड़ो यार, इन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो पूरा कर लूं या कल आने को कहूं? जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। अरे नहीं, ये लोग बड़ी देर से बैठे हैं, इनके काम से निबट लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुत्तु कुमरन ने कहा। अच्छा, तुम कब आए और कहाँ ठहरे हो? हमारी बात बाद को होगी, पहले इन लोगों से मिल लो। मुत्तु कुमरन की इस मेहरबानी का एहसान जताते हुए मछली की तरह आंखों वाली
कई युवतियां इस तरह देखने लगीं मानो उसे निगल ही जाएंगी। एक साथ सभी युवतियों को आकर्षित करने से उसका हृदय गर्व से और भी भर उठा। नाटक मंडली के लिए अभिनेता अभिनेत्रियों का चुनाव शुरू हुआ। मुत्तु कुमरन जरा दूर से सोफे पर बैठकर इंटरव्यू का तमाशा देखने लगा। पाश्चात्य देशों की तरह यद्यपि गोपाल ने उनके वक्ष स्थल, कटी प्रदेश और लंबाई मोटाई की नाप नहीं ली, लेकिन अपनी लोलुप दृष्टि से इन्हें नाप रहा था। कुछ अति सुंदर लड़कियों को विभिन्न कोणों में खड़ा कर गोपाल मजे लूट रहा था, मानो किसी विशेष अभिनय के लिए उन्हें पोज देने के लिए कह रहा हो। वे लड़कियां भी बिना किसी आनाकानी के उसकी आज्ञा का पालन कर रही थीं। मर्दों की इंटरव्यूओं में कुछ अधिक समय नहीं लगा। कुछ सवाल जवाब में मर्दों की इंटरव्यू खत्म हो गई। डाक से सूचना देने का आश्वासन देकर उसने सबको विदा किया। फिर मुत्तु कुमरन के पास जाकर ऐसी मर्यादा से बैठा जैसे कोई सुशीला पत्नी पति के पास जाकर बैठती हो। क्यों गोपाल, तुम सचमुच नाटक मंडली चलाने वाले हो या इस बहाने इन लड़कियों के चेहरे मोहरे देखने का ढोंग रच रहे हो? कहीं इस बात का बदला तो नहीं ले रहे कि उन दिनों स्त्री का पार्ट करने के लिए लड़कियां तैयार नहीं होती थीं और उनका पार्ट तुमको अदा करना पड़ता था? तब का नखरा अब भी ज्यों का त्यों तुम में मौजूद है गुरु। अच्छा, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ ठहरे हो? मुत्तु कुमरन ने एलुम्बूर के उस लॉज का नाम बताया जिसमें वो ठहरा हुआ था। मैं अपने ड्राइवर को भेजकर लॉज का हिसाब चुकता कर तुम्हारा बोरिया बिस्तर यहीं लाने को कहता हूं। यहां एक आउट हाउस है, वहां ठहर सकोगे ना? हाँ, एक शर्त पर। कौन सी? नाथ, जैसी आपकी इच्छा। ये वाक्य एक बार स्त्रियों किसी आवाज में कहो तो मैं मान जाऊंगा। गोपाल ने बोलने का उपक्रम किया, लेकिन कंठ ने साथ नहीं दिया तो बीच ही में रुक गया। अरे गोपाल, तुम्हारी तो आवाज मुटिया गई। आवाज ही क्यों, मैं भी तो मोटा हो गया हूं। कहते हुए गोपाल ड्राइवर को बुलाने बाहर गया। उसका पीछा करते हुए मुत्तु कुमरन बोला, कमरे को अच्छी तरह से देखभाल कर मेरी सारी संपत्ति ले आने को कहना। निघंटू, छंदशास्त्र आदि वहीं पड़े हैं, कुछ छूट न पाए। चिंता छोड़ो यार, सारी चीजें सही सलामत आ जाएंगी। लॉज का भाड़ा भी तो देना है। क्या तुम्ही को देना है? मैं चुका दूंगा तो क्या हर्ज है? मुत्तु कुमरन ने कोई उत्तर न दिया। गोपाल का ड्राइवर छोटी कार लेकर एलुम्बूर गया। उसे भेजकर गोपाल लौटा और मुत्तु कुमरन से बड़े प्यार से बोला, बहुत दिनों के बाद आए हो, हमें आज साथ साथ डिनर खाना चाहिए। बोलो, रात को क्या क्या बनाने को कहूं? तकल्लुफ मत करो। दाल की चटनी, मेथी का सांबार, आम का अचार। ठीक, लगता है कि अगले जन्म में भी तुम वाइस कंपनी के उस चालू मेनू को नहीं भूलोगे। नायडू हमें ऐसा परहेजी खाना खिलाता रहा कि कहीं मनुष्य के स्वाभाविक गुण, प्रेम, शोक, वीरता आदि हम में उत्पन्न न हो जाएं। वो खाना खाने पर ही तो तुम नायडू के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए कि हमें अच्छा खाना खिलाओ। अच्छा, तो इसीलिए उसने हमें ऐसा खाना खिलाया था? तो फिर किस लिए? उसने इस बात का बड़ा ख्याल रखा कि उसका खाना खाकर उसके विरुद्ध झंडा उठाने की ताकत हम में न आ जाए। जो भी हो, उसका खाना खाकर ही तो हम जीते रहे। 1 या 2 दिन नहीं, 12 सालों से भी अधिक। दाल की चटनी, मेथी का सांबार, आम का अचार। उस तरह वहां 12 साल बिताने पर ही तो हम आज यहां इस स्थिति तक पहुंचे हैं। सो तो ठीक है, मैं अभी उसे भूला नहीं हूं, अच्छी तरह याद है। गोपाल के मुंह से ये सुनते ही मुत्तु कुमरन ने उसके चेहरे का भाव पढ़ा। मुत्तु कुमरन ने ये जानना चाहा कि उसकी आंखों में कैसी चमक झिलमिला रही है। कृतज्ञता और पुरानी स्मृतियों पर ही बात कितनी देर चल सकती है। बात का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष विषय न रह जाने के कारण दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए मौन छाया रहा। उस मौन के बीच गोपाल उठकर अंदर गया और रसोई के लिए मेनू बताकर आया। हॉल के पास के कमरे में किसी ने रेडियो लगाया। मधुर गीत कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले ये सूचना प्रसारित हुई कि ये आकाशवाणी केंद्र के कलाकारों की प्रस्तुति है। मानो वे अनादि अनाम तत्व के अभिन्न अंग हैं, जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जानते हो यार, हमारे बायस कंपनी में कायत कानकम, उन दिनों के नाटक का प्रसिद्ध गीत गाकर जो कृष्णप्प भागवतर वाहवाही लूट रहे थे, वे अब आकाशवाणी केंद्र के कलाकार हो गए हैं। लगता है कि आकाशवाणी उन कलाकारों के लिए अब कष्ट निवारण केंद्र हो गई है जो कि किसी जमाने में रियासतों, मठालयों और नाटक कंपनियों के आश्रय पर जीते थे। मैं भी एक नाटक कंपनी शुरू करने वाला हूं।
मुझ पर निर्भर रहने वालों को खाना कपड़ा देने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए ना। अब भी जो इंटरव्यू हुई थी उसी के लिए ना? हाँ, इस ऐन मौके पर उस्ताद का मद्रास आना बड़े भाग्य की बात है। मानो भगवान प्रसन्न होकर स्वयं भक्त के यहां पधारे हों। सो तो ठीक है, लेकिन नाटक कंपनी का नाम क्या रख रहे हो? तुम्हें कोई अच्छा सा नाम सुझाओ ना। क्यों, अय्या को, यानी द्राविण कलकम के संस्थापक पेरियार ईवे राम स्वामी नायकर को बुलाकर नामकरण नहीं करते? हाय, वो तो हमारे बस की बात नहीं। बच्चे के नामकरण के लिए भी उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। भगवान का नाम आ सकता है ना। जहां तक हो सके विवेक यानी पहुत्तरीवु की कसौटी पर खरा उतरे तो अच्छा है। क्यों, मद्रास में उसी लेवल पर तुम्हारी जिंदगी चलती है क्या? मजाक छोड़ो यार। पहुत्तरीवु चैम्मल की उपाधि जो दी है। ये बात छोड़ो यार, कोई अच्छा सा नाम ढूंढो। गोपाल नाटक मंडली नाम रख दो। आज के जमाने में ईश वंदना नहीं चलती, क्योंकि हर कोई अपने को ही देवता मानने लग गया है। आईने में अपनी ही सूरत को हाथ जोड़ता है। मेरे नाम पर गोपाल नाटक मंडली नाम रखना मुझे मंजूर है, पर एक बात सेक्रेटरी से पूछनी पड़ेगी कि आयकर विभाग से कोई टंटा तो उठ खड़ा नहीं होगा। सच पूछो तो आयकर विभाग के उत्पातों से बचने के लिए ही मैं नाटक मंडली खोलने की बात सोच रहा हूं। खोलने पर अगर ये लफड़ा घटने के बदले बढ़ जाए तो क्या फायदा? फिर तो ये कहो कि किसी महान कला के पीछे इतनी कलाहीन या घटिया बातों पर भी सोच विचार करना पड़ता है। कला वाला की बात छोड़ो यार। मैं तो ये कहूंगा कि होम करते कहीं हाथ न जल जाए। इस बात का ख्याल करना ही बड़ी कला है। अरे गोपाल, मैं तो अभी अभी ये नई नई बातें सुन रहा हूं। करोड़पति और अभिनेताओं का सिरमौर हो जाने से गोपाल को मुत्तु कुमरन की इतनी अंतरंग और लंगोटिया यारी खटकी। उसकी जबान से वो अपने प्रति आदर सूचक बातें सुनना चाहता था, पर उससे कहे तो कैसे कहे। मुत्तु कुमरन के गर्व, आत्माभिमान और हठ से वो परिचित था, इसलिए उसे हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन कुढ़ने के सिवा वो और कुछ नहीं कर सका। मुत्तु कुमरन के साथ स्त्री की भूमिका करते हुए नाथ, जैसी आपकी इच्छा वाली स्थिति ही अब भी जारी रही। लाख कोशिश करने पर भी उस भ्रम से वो अपने को छुड़ा नहीं पाया। सामने पैर पर पैर रखे आत्माभिमान और कवि के स्वाभाविक दर्प के साथ गंभीरता से बैठे मुत्तु कुमरन के सामने करोड़पति गोपाल रत्ती भर भी अपना रोब नहीं जमा पाया। ड्राइवर ने आकर सूचना दी कि वे लॉज के कमरे को खाली करके लॉज से सामान ले आया है। ले जाकर आउट हाउस में रखो। छोकरे नायर से कहो कि आउट हाउस के बाथरूम में तौलिया साबुन आदि रखे और इनके आराम का सारा बंदोबस्त करे। ड्राइवर हामी भरकर चला तो गोपाल ने उसे फिर से बुलाया, मानो कोई बात याद आ गई हो। सुनो, आउट हाउस में गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो तो होम नीड्स को फोन कर फौरन एक गीजर लगाने को कहो। अभी फोन किए देता हूं सर। ड्राइवर के जाने के बाद गोपाल ने बात जारी रखी। उस्ताद, अपने पहले नाटक के लिए तुम्हें ही कथा, संवाद, गीत आदि सब कुछ रचना होगा। मुझे? क्या कह रहे हो यार? मद्रास में तो कितने ही बड़े बड़े मशहूर नाटककार हैं। मुझे तो यहां कोई जानता तक नहीं। मेरे नाम से कुछ फायदा या प्रचार नहीं होगा। ऐसी हालत में मुझसे लिखवाना चाहते हो? गोपाल के मन की बात ताड़ने के लिए मुत्तु कुमारन ने पूछा। वो जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। तुम चाहे जो भी लिखो, नाम धाम दिलाना मेरा काम है। गोपाल ने कहा। तो इसका भी कोई मतलब है? मुत्तु कुमारन ने संदेह के साथ पूछा। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।